आखिर लाहौर कलंदर्स के साथ क्या कुछ गलत हो रहा है, क्यों वो एक भी विक्ट्री हासिल नहीं कर पा रहे हैं। 5 मैच हारने के बाद कलंदर्स का अभी पीएसएल का सफर खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में काफी रोलैंड कोस्टर वाली पोजीशन है, मुश्किल सूरत हाल है। यहाँ से टीम का उठना एक तकरीबन कोई नामुमकिन ही नजर आ रहा है। जो सबसे बड़ा सेटबैक है मेरे ख्याल इस पूरे पीएसएल में कलंदर्स के लिए, वो फखर फंस के बहुत खेल रहे हैं। ओवरऑल बैटिंग यूनिट काफी अच्छी लगी कल पेशावर ज़ल्मी। साइम अयूब न्यू बैटिंग सेंसेशन है, तो कल वाकई साइम अयूब ने उसी तरह बैटिंग की है। मोहम्मद रिजवान है, वो टीम को बहुत अच्छे अंदाज में लेके चल रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। जबकि मेरे ख्याल में इस स्लो ट्रैक्स पे हमें ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कल नजर आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू वाचिंग PSL 9 स्पेशल शो ऑन जियो डिजिटल। वेल, टुडे वील डिस्कस अबाउट मैच नंबर 11 and match number 12. Match number 11 was played between Multan Sultans and Quetta Gladiators, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स ने विक्ट्री हासिल की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एक लॉस का सामना हुआ। जबकि मैच नंबर 12 was played between लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी एंड वंस अगेन लाहौर को डिफीट का सामना हुआ। 5 मैचेस में से 5 मैचेस हार चुके हैं और बाबर 11 ने जीत हासिल की। आज जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच भट्टी साहब फॉर जॉइनिंग अस। भट्टी साहब, बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द पॉइंट्स टेबल कि अब पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है। मैचेस काफ़ी हो चुके हैं, 12 मैचेस खेल चुके हैं, 6 की 6 टीम। तो नंबर 1 पे स्टिल मुल्तान सुल्तान्स, उन्होंने अपनी जगह मेंटेन की हुई है। 5 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस जीते हैं जबकि 1 हारे हैं विद 8 पॉइंट्स। 0.781 उनका नेट रन रेट है। जबकि दूसरे नंबर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं, 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 लॉस का सामना हुआ विद 6 पॉइंट्स एंड 0.345 उनका नेट रन रेट है। जबकि तीसरे नंबर पर कराची किंग्स है, 2 मैचेस वो जीत चुके, 1 हारे हैं। दे आर विद 4 पॉइंट्स -0.420 उनका नेट रन रेट है। जबकि पेशावर ज़ल्मी नंबर 4 पे है, 2 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं और उनके पॉइंट्स 4 हैं। जबकि 5वें नंबर पे बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 1 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं विद 2 पॉइंट्स। 0.028 उनका नेट रन रेट है। जबकि नंबर 6 पे है लाहौर कलंदर्स, जिनका बहुत बड़ा बैड लक चल रहा है इस सीज़न में। डिफेंडिंग चैंपियंस आखिर में है, एक भी मैच जीत ना सके, 0 पॉइंट्स पर है। सो ये थी पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन। लेकिन हम डिस्कशन शुरू करेंगे मैच नंबर 12 से, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और देखेंगे कि आखिर लाहौर कलंदर्स के साथ क्या कुछ गलत हो रहा है, क्यों वो एक भी विक्ट्री हासिल नहीं कर पा रहे हैं। शाहीन ने टॉस जीतने के बाद फील्ड का फैसला किया, बॉलिंग का मौका मिला शाहीन को, लेकिन एक बार फिर जो बॉलिंग है और जो स्ट्रेटजी है लाहौर कलंदर्स की कुछ खास काम ना आई। तो पहले तो उनकी बॉलिंग यूनिट पे आ जाते हैं। अगर उनकी बॉलिंग यूनिट पे नजर आ रहे तो शाहीन कुछ अकेले से नजर आ रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहीन पे नजर आ रही है। ऑफ कोर्स वो अंडर प्रेशर है, हारिस भी अब अवेलेबल नहीं है, एक ऑलरेडी मिसिंग थी राशिद खान की। अब जो इस बार जो परफॉर्मेंस देखी जाए तो शाहीन ने 3 विकेट्स लिए, लेकिन फिर भी ज़ल्मी ने एक ज़बरदस्त 212 का टारगेट सेट कर लिया इस बॉलिंग यूनिट के सामने भी। देखिए हिना, इस PSL 9 में लाहौर कलंदर्स एज ए यूनिट हमें नजर नहीं आ रही है। हमने PSL 7 में देखा जब वो पहली बार चैंपियन बने, फिर PSL 8 में देखा जब 1 रन से उन्होंने वो फाइनल जीता। लेकिन इस बार आप देखें, बॉलिंग भी उनकी नहीं चल पा रही, फील्डिंग में उनसे गलतियां हो रही हैं, कप्तान ब्लंडर कर रहे हैं, फिर बैटिंग में भी हमें वो चीज नजर नहीं आ रही। शाहीन ने, अगर आप स्टैट्स देखें तो 3 विकेटें जरूर ली हैं, लेकिन जो नई गेंद से शाहीन का एक खासा था कि नई गेंद पर आउट करते थे, वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। फिर हारिस रऊफ, अनफॉर्चुनेटली एशिया कप से हम देख रहे हैं कि हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करते करते इवन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनके खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई की, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। तो हारिस रऊफ का भी सितारा गर्दिश में था। परसों हारिस रऊफ अनफिट हो गया, हालांकि परसों वाले मैच में वो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे। जमान खान मेरा ख्याल वाहिद बॉलर है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम टॉप से देखें, अगर इनकी बैटिंग से हम आ जाए तो पिछले साल जो इनकी टीम थी उसमें फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ये ऊपर से रन कर रहे थे। फिर सिकंदर रजा
डेविड वीजे ये मिडल में टीम को सहारा दे रहे थे। फिर बॉलिंग यूनिट जो था, राशिद खान का आपने जिक्र किया, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, डेविड वीजे भी कहीं कहीं उनको आउट करके दे रहे थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि जिस तरह कल वाला मैच था, वनडे डोसन की जो सेंचुरी थी, उसके अलावा इस टीम की परफॉर्मेंस हमें वैसी नजर नहीं आई। देखिए, क्रिकेट टीम गेम है, इसमें जब तक 11 के 11 खिलाड़ी अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कोई प्लेयर सिंगल हैंडेडली वंस इन ए ब्लू मून जितवा सकता है, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि इब्तदाई 5 मैच हारने के बाद कलंदर्स का अभी पीएसएल का सफर खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में काफी रोलैंड कॉस्टर वाली पोजीशन है, मुश्किल सूरत हाल है। यहाँ से टीम का उठना तकरीबन कोई नामुमकिन ही नजर आ रहा है। कुछ चेंजेस के साथ भी कलंदर्स मैदान में उतरे थे, केयरलेस और मोहम्मद इमरान जो इन हुए प्लेइंग 11 में, लेकिन स्टिल मोहम्मद इमरान तो उल्टा उनके लिए एक्सपेंसिव साबित हुए। उनको पावल ने पावर हिटिंग करके 2 छक्के 2 चौके एक ही ओवर में उनके बेचारे उनकी भी जो परफॉर्मेंस है इस तरह अफेक्ट हुई। लेकिन लाहौर कलंदर्स को कुछ खास इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ चेंजेस का। तो स्ट्रैटेजीज बना रहे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ऑफकोर्स शाहीन को इस चीज़ का भी प्रेशर, एक तो कैप्टन और फिर कुछ टाइम से जैसा आपने जिक्र किया कि वो फर्स्ट ओवर विकेट जो उनकी स्पेशलिटी है वो उस हिसाब से भी नहीं चल पा रहे हैं। तो एक तो बैटिंग में अगर उनकी बैटिंग यूनिट देखें तो साहिबजादा फरहान और फ़खर की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो गेम सेट करके दें। साहिबजादा फरहान पिछले मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन यही बात है कि जब लाहौर कलंदर्स को उनकी ज़रूरत हुई, जहां खेलना चाहिए था वो नहीं खेल पाए। ड्यूसन का आपने जिक्र किया, यस डेफिनेटली उनकी एक ब्रिलियंट इनिंग्स थी, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप के लिए कोई बैटर रुक ना पाए। देखिए, साहिबजादा फरहान बेसिकली तो कर रहे हैं, लेकिन उनका स्कोर टीम के काम नहीं आ रहा। जो सबसे बड़ा सेटबैक है मेरा ख्याल इस पूरे पीएसएल में कलंदर्स के लिए, वो फ़खर फंस के बहुत खेल रहे हैं। फ़खर का जो एक स्टाइल है बैटिंग का, जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में बेंगलोर में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी एक इनिंग्स देखी थी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। इस बार फ़खर अगर 40 भी कर रहे हैं तो बहुत फंसे फंसे से नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में पीएसएल के इस ब्रांड के लिए और पीएसएल 9 के लिए भी एक ये सेटबैक है कि लाहौर कलंदर्स अगर प्लेऑफ से पहले फारिग हो जाती है तो देखिए, पीएसएल का जो फैन क्लब है उसमें लाहौर कलंदर्स का दुनिया भर में इसके परस्तारों की बहुत बड़ी तादाद है। तो मेरे ख्याल में यहाँ से बाहर हो जाना, मुझे तो फ़खर जमान और शाहीन 2 ऐसे प्लेयर पिछले सालों में नजर आ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि 9 साल हो गए, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी फाइनली सरफराज को खुदाफिज कहा, तो अब आतिफ राना और समीर राना को भी अगले साल कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कुछ प्लेयर्स को खुदाफिज कह के कुछ नए चेहरे लाएं। अब जो सैटरडे नाइट वाला मैच था, देखिए शाहीन शाह अफरीदी ने वहां जो सबसे बड़ी गलती की कि एहसन के आखिरी ओवर लेकर गए। मेरा ख्याल में मेन आपके जो बॉलर होते हैं उनको आखिरी ओवर करवाना चाहिए था, वहां उनसे गलती होगी। लेकिन मेरे ख्याल में इस बार किस्मत जो है वो भी उनसे रूठी हुई है, जीत भी उनको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा है कि एक मैच हालांकि लाहौर में बाकी है, लाहौर कलंदर्स का, अगर वो मैच जीत जाए कराची आने से पहले और पिंडी जाने से पहले, तो हो सकता है कि एक उनकी जो चाहने वाले हैं उनको एक होप मिल जाए कि ये टीम भी कहीं जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में 5 मैच हारने के बाद अब पीएसएल में वापस आना, जबकि मुल्तान सुल्तान 4 मैच जीते हुए हैं, 3 मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीते हुए, यहाँ से वापस आना एक मेरे ख्याल में नामुमकिन है। बट साहब, वैसे लाहौर कलंदर्स कहाँ स्टैंड कर रही है आगे? आइंदा जितने भी मैचेस हैं, क्या लाहौर कलंदर्स को जीतना लाजमी है ताकि वो इस सीजन में अपने सफर को कंटिन्यू रख सकें? देखिए हिना, वो कहते हैं ना कि अब लाहौर कलंदर्स के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ, यहाँ से अगर ये टीम टेक ऑफ कर जाए तो उसके बाद फिर इसको पकड़ना मुश्किल है। मेरे ख्याल में फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, देखें हारिस तो बाहर हो गए टूर्नामेंट से, और ये अगर 2 प्लेयर अभी भी अपना जो उनका एक स्टाइल है उस स्टाइल के मुताबिक बैटिंग करें, बॉलिंग करें, इस टीम में जान है। लेकिन मेरा ख्याल में ग्रीवी टीम को एकदम से उठाना ये एक बहुत मुश्किल काम है। तो क्रिकेट में कहते हैं ना कि
हतमी जब तक राय आप उस वक्त तक ना दें जब तक हर चीज फाइनल ना हो जाए, तो अभी तक कहना तो मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में अब टूर्नामेंट में प्ले ऑफ में जगह बनाना लाहौर कलंदर्स के लिए खासा मुश्किल नजर आ रहा है। खासा मुश्किल नजर आ रहा है एंड इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर द फैंस ऑफ कलंदर्स। लेकिन नाउ लेट्स कम टू द विनिंग टीम पेशावर ज़ल्मी। ऑफ कोर्स दे परफॉर्म्ड रियली वेल एंड खासकर उनके बैटर्स जिन्होंने एक ज़बरदस्त टारगेट सेट किया, विच इज़ आई थिंक बाय फार द हाइस्ट टारगेट सेट बाय एनी टीम इन दिस सीजन। और 212 का जो टारगेट है उसमें कंट्रीब्यूशन रही खासकर साइम अयूब का जिक्र करना चाहूँगी। ही स्कोर्ड 88 ऑफ 55। साइम अयूब, वैसे कंसिस्टेंसी साइम अयूब की परफॉर्मेंस में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में हम बोल रहे थे कि साइम अयूब कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन अच्छी बात है, कल उन्होंने चिप इन किया अपनी टीम के लिए, बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप लगाई एंड बाबर आजम ऑल्सो स्कोर्ड 48 ऑफ 36। और स्पेशली पावल ने आके भी काफ़ी छक्के चौके लगाए, 46 उन्होंने स्कोर किया, 230 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। तो ओवरऑल बैटिंग यूनिट काफ़ी अच्छी लगी कल पेशावर ज़ल्मी। देखिए हिना, मैं पिछले दिनों पाकिस्तान टीम के जो फॉर्मर डायरेक्टर क्रिकेट थे मोहम्मद हफीज, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था एक प्राइवेट चैनल पे। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हमारा क्रिकेट सर्किट है उसमें साइम अयूब न्यू बैटिंग सेंसेशन है। तो कल वाकई साइम अयूब ने उसी तरह बैटिंग की है। जाहिर है क्रिकेट है, दूसरी टीमें भी तैयारी करके आती हैं। साइम अयूब और बाबर आजम की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उन्होंने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि 200 से ज्यादा टीम बनाने में कामयाब होगी। और फिर T20 क्रिकेट में 200 प्लस चेस करना इन स्लो विकेटों पर आसान नहीं है। मेरा ख्याल में बाबर आजम पर जिस तरह क्रिटिसिज्म हो रही थी, वो स्कोर कर रहे थे, टीम हार रही थी, कल उन्होंने 50 भी नहीं किए, लेकिन कप्तानी बाबर ने अच्छी की। और फिर डैरेन सैमी जो उनके हेड कोच हैं, वो भी मुसलसल उनको डगआउट से कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी भी एक अच्छी टीम हमें नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में। और वन ऑफ द फेवरेट्स को अगर आप इस 6 टीमों में कहें तो पेशावर ज़ल्मी को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। और पेशावर ज़ल्मी ने इस PSL 9 में एक जो मेजर चेंज की है कि मोहम्मद यूसुफ को अपना बैटिंग कोच लेकर आए। तो मोहम्मद यूसुफ के आने से भी आप देखें कि बैटिंग में हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। हाँ, ना सिर्फ बैटिंग भट्टी साहब बल्कि बॉलिंग यूनिट ने भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, जिसमें अगर नवीन उल हक की बात करें, उन्होंने पहली विकेट ली। साहिबजादा फरहान उनके कलंदर्स के मेन बैटर को आउट किया। फिर ल्यूक वुड ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और फ़खर की जो विकेट है, तो क्रूशल विकेट्स लेते एक्चुअली कलंदर्स ने विकेट को नहीं संभाला। पावर प्ले में ही 2 विकेट वो खो चुके थे और उसका क्रेडिट जाता है ऑफकोर्स ज़ल्मी की ज़बरदस्त बॉलिंग। अगर मैं हिना गलत नहीं कह रहा तो उमर गुल बॉलिंग कोच है पेशावर ज़ल्मी के। और पेशावर ज़ल्मी ने कल जो जबरदस्त चीज की, वॉल्टर जो थे जिन्होंने 20वां ओवर करवाया, वो मेरे ख्याल में कोई जो दुनिया भर में लीग्स में कोई बड़ा नाम नहीं है, उसको आखिरी ओवर दिया, 18 रन चाहिए थे और उसने जिस तरह प्रेशर के अंदर वो 18 रन को डिफेंड किया, वो कमाल की चीज थी। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एज ए यूनिट आप देखें, जिस तरह लाहौर कलंदर थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है और पेशावर ज़ल्मी को आप देखें तो ये टीम जो है ये काफी एक जेल करती हुई नजर आ रही है। और काफी इनके जो बैट्समैन हैं वो भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और जो बॉलर हैं देखिए उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर नजर आ रही है। यस, डेफिनेटली क्रेडिट जाता है उन लोगों को। एंड दिस हाउ ज़ल्मी won by 8 runs against लाहौर कलंदर्स। बट अब बात करते हैं मैच नंबर 11 जो कि मुल्तान में खेला गया बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। वैसे ये दोनों ही टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। अब तक दोनों टीम सिर्फ एक मैच हारे हैं, बाकी जितने मैचेस खेले हैं वो जीत चुके हैं। सो व्हाट हैपेंड, क्वेटा इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। ऑफ कोर्स राइली रोसो ने टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से 181 रन का टारगेट सेट किया गया और मुल्तान सुल्तान्स ने इसे जीता बाय 13 रन। सो बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स को चेंजेस के साथ उतरे थे मैदान में कल भट्टी साहब, उस्मान खान और तैयब ताहिर, आफ्ताब इब्राहिम। जबकि दूसरी जानिब ग्लैडिएटर्स में एक चेंज नज़र आया उस्मान तारिक एज बॉलर।
लेकिन हम स्टार्ट करेंगे विनिंग टीम को लेकर। मुल्तान सुल्तान्स आप ऑफ कोर्स फॉलो कर रहे हैं पीएसएल को, बड़ी स्ट्रॉन्ग और बैलेंस टीम नज़र आ रही है। रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया, ही स्कोर्ड 51 ऑफ 42। हेंड्रिक्स भी कंसिस्टेंटली अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, 72 ऑफ 47। तो आई थिंक बैटिंग यूनिट अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है मुल्तान सुल्तान्स की। देखिए, मुल्तान चूंकि होम ग्राउंड पर मैच खेल रहे थे, उनको क्राउड की भी बड़ी सपोर्ट थी, लेकिन वहां भी आप देखें कि जो मोहम्मद रिजवान है वो टीम को बहुत अच्छे अंदाज में लेके चल रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। जबकि मेरे ख्याल में इस स्लो ट्रैक्स पे हमें ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कल नजर आया कि शेन वॉटसन चूंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट में बैठे हुए, टॉस जीतकर पहले उन्होंने टारगेट चेस करने का फैसला किया, लेकिन उनका जो बैड लक हुआ जहां पर थोड़ा सा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने डिप लिया, वो मेरे ख्याल सरफराज को जब गेंद लगी, सरफराज अगर मिडिल ऑर्डर में कल बैटिंग के लिए आते तो ये वो पोजीशन थी जहां सरफराज के लिए आइडियल सिचुएशन थी। लेकिन अभी भी पहला मैच कोयटा की टीम हारी है, और कोयटा को अब आप देखिएगा कि कोयटा की टीम भी रात कराची पहुंच गई, कह रहे कि सरफराज भी रिकवर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोयटा को कराची में ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। है तो वो कोयटा की टीम, लेकिन उसमें ज्यादातर प्लेयर्स जो है वो कराची के, उनके ओनर भी कराची के हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये जो कराची का लेग शुरू होने जा रहा है वेडनेसडे से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेग होगा, और इसी में फिर हमें प्लेऑफ की 4 टीमें नजर आएंगी कि कौन सी 4 टीमें आगे जाती हैं और कौन सी वो बदकिस्मत टीमें 2 होती हैं जो इस पीएसएल के प्लेऑफ के दौर से बाहर होती है। बिल्कुल, एंड कराचीआइट्स भी बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कराची में भी ये मेला सजे, एक्शन स्टार्ट हो और मैचेस हो, और जो होम ग्राउंड पे अब तक जो टीम्स परफॉर्म करती आई हैं, असल आजमाइश उनकी अब कराची में होगा कि आखिर मुल्तान सुल्तान दूसरे ग्राउंड्स में किस तरह परफॉर्म करती है। लेकिन मुल्तान सुल्तान की विनिंग का एक और रीज़न ये है कि मोहम्मद अली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं बॉल के साथ। उन्होंने जेसन रॉय की विकेट ली, ही टुक विकेट ऑफ नाफे, मोहम्मद आमिर, तो ये मेन जो इम्पोर्टेंट विकेट्स जो मोहम्मद अली ने ली, तो क्रेडिट जाता है मोहम्मद अली को। आप किस तरह उनकी बॉलिंग देख रहे हैं? वाकई मोहम्मद अली को जब इंग्लैंड के खिलाफ साल सवा साल पहले टेस्ट कैप दी गई थी, तो उस वक्त वो इतने मेच्योर नजर नहीं आ रहे थे। अब आप देखें कि एक और फर्स्ट क्लास सीजन खेलने के बाद अब मोहम्मद अली बहुत एक मुख्तलिफ बॉलर नजर आ रहे हैं, और जो फजल महमूद कैप है वो भी मोहम्मद अली के पास है, और मेरा ख्याल में जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, 140 प्लस की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं कल ये सोच रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद अली जाते ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ उनके लिए कंडीशन आइडियल थी। बिल्कुल सही बात है आपकी कि मोहम्मद अली जो है वो इस वक्त मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करे। अब मुल्तान सुल्तान अगर हिना आपको याद हो कि उनका जो उनकी जो बॉलिंग कोच है वो खातून लेकर आए इंग्लैंड से, तो अली तरीन में ये चीज है कि वो नई नई चीजें करते हैं। वो खातून बॉलिंग कोच के बारे में जब मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था मोहम्मद अली का, उन्होंने कहा कि मैं यॉर्कर में काफी वीक था, हमारी बॉलिंग कोच ने मेरी यॉर्कर्स पे काफी मेहनत की। तो अब देखें, हम लोग बड़े नामों की तरफ जाते हैं जब पाकिस्तान टीम के हेड कोच और कोचेस की बात होती है, तो आप देखें कि इस तरह के कोचेस गैर मारूफ कोई खातून कोच हैं, हो सकता है विमेंस क्रिकेट में उनका नाम हो, हम तो ज्यादा मेंस क्रिकेट को पाकिस्तान में फॉलो करते हैं। तो इस तरह के कोचेस जो हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नजर रखनी चाहिए कि हमें बड़े नामों के बजाय उन नामों के पीछे जाना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा पहुंचा सके। यस, डेफिनेटली। वेल, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने काफ़ी मिस्टेक्स की ऑफ कोर्स, जिसके बायस उन्हें इस नुकसान का सामना करना पड़ा अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। लेकिन भट्टी साहब, इस सीज़न में हम बड़ी मिस फील्डिंग और कैच ड्रॉप्स देख रहे हैं, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी कल फर्स्ट इनिंग्स में फील्डिंग के टाइम पे हमें नज़र आया, एक कैच ड्रॉप भी हुआ, कुछ मिस फील्ड हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में बल्कि खुशदिल शाह तो शायद इस वक्त सबसे ज्यादा कैच ड्रॉप करने वाले फील्डर हैं। ओवरऑल फील्डिंग का स्टैंडर्ड हमें अच्छा नजर नहीं आ रहा, और पाकिस्तान की लीग के लिए ये हमें कोई अच्छा साइन नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम, अभी हमने रिसेंट देखा इंटरनेशनल सीरीज में भी फील्डिंग में स्ट्रगल कर रही थी, तो फील्डिंग में
मेरा ख्याल में हमें एक स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड वाइड नजर आता है, पीएसएल का स्टैंडर्ड तो काफी पुअर स्टैंडर्ड है। जब हम कहते हैं कि हमारी लीग दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, लेकिन फील्डिंग का स्टैंडर्ड जितना पुअर है उससे काफी खदशात हैं। तो मेरा ख्याल में जो भी करता धरता है इस लीग से रिलेटेड या टीमों से रिलेटेड, उनको ये सोचना चाहिए कि फील्डिंग जो है वही टीम देखें अब आगे जाएगी। फील्डिंग बार दफा 15-20 रन भी आपके बचा देती है, और एक को आउटस्टैंडिंग कैच जो है वो पूरे मैच को भी चेंज कर देता है। तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो है वो, आई डोंट नो क्या लाइट्स का मसला है, फॉगी थोड़ा सा वेदर है, वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है वो काफी पुअर नजर आ रहा है पूरे टूर्नामेंट में। या डेफिनेटली, राइटली सेड। वेल, जिस तरह हमने बीच में कराचीआइट्स की बेसब्री का इजहार किया कि कराचीआइट्स एंशियसली दे आर वेटिंग फॉर द लाइव एक्शन इन कराची स्टेडियम, तो डेफिनेटली आप भी भरपूर इंतजार में होंगे और 28 को पहला मैच खेला जाएगा। बिल्कुल हिना, काफी महीनों के बाद नेशनल स्टेडियम दोबारा बड़ी क्रिकेट के लिए आबाद हो रहा है, लेकिन एक कराचीआइट्स से मेरी रिक्वेस्ट भी है। हम लोग तो चले थोड़ा प्रिविलेज क्लास में हैं, हमारी गाड़ी भी अंदर चली जाएगी, हम भी अंदर चले जाएंगे, लेकिन वो गुलशन इकबाल और उसके सराउंडिंग में खास ये जो ट्रैफिक जैम का मसला होगा ना, ये मेरे ख्याल में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है कराची की, खासतौर पे ट्रैफिक पुलिस, उसको इसका को हल निकालना पड़ेगा, ताकि आम लोग जो हैं वो इस पीएसएल के ट्रैफिक जैम से या जिस वक्त टीमें ट्रेवल करती हैं ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उससे परेशान ना हो। मुझे याद है पिछली बार जो इंटरनेशनल सीरीज पाकिस्तान में हुई थी, उस वक्त काफी अच्छे इंतजाम थे, सिर्फ उसी वक्त ट्रैफिक बंद होती थी जब टीमें ट्रेवल करती थी। तो बहरहाल थोड़ी सी तकलीफ है, चूंकि दो बड़े हॉस्पिटल्स भी नेशनल स्टेडियम के पास हैं, लेकिन बहरहाल पीएसएल के शुरू में इतना क्राउड ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि मुल्तान और लाहौर में अच्छा क्राउड आया। तो मुझे लग रहा है कि चूंकि कराची के मैचेस भी शाम 7 बजे हैं, वीकेंड पे भी मैचेस हैं, तो एक अच्छा मेला सजने जा रहा है नेशनल स्टेडियम में। Yes, definitely. Well, thank you so much, Bhatti Saab, for joining us for the post-match discussion of match number 11 and 12. और अब हम आपसे मुलाकात करेंगे for the post-match discussion of match number 13. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।